हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन गया था एग्रीकल्चरल इनकम एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम डिस्कस करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। किसका रेसिडेंशियल स्टेटस? सर, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। मैंने आपको जब ये रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 99% चांसेस है कि सर क्वेश्चन ये दोनों पार्ट से आने वाला है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। तो आज अपने ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके सर, सबसे पहले तो ये बताइए रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का जरूरत क्या है? मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैं उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा। व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन दिस रेसिडेंशियल स्टेटस? रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज इफ योर क्लाइंट इज रेसिडेंट, इन दैट केस सर उसके हाथ में पूरा वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है। और अगर आपका क्लाइंट नॉन रेसिडेंट है, उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। अगर आपका क्लाइंट रेसिडेंट है, इन दैट केस सर पूरा वर्ल्ड इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है, चाहे वो कुछ इनकम इंडिया में कमाए, इंडिया के बाहर कमाए, एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर आपका क्लाइंट नॉन रेसिडेंट है, उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। सो दिस इज द पर्पज व्हाई देर इज अ रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके सर, फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं इंडिविजुअल का बात करूं, सर फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअल्स को हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सर पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड तीसरा नॉन रेसिडेंट। तो अगर एक इंडिविजुअल क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किए, या तो वो आर एंड ओ आर होगा, या तो वो आर बट एन ओ आर होगा, या फिर वो एन आर होगा। तो सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस अब हम डिटरमाइन करेंगे कैसे? उसके लिए आपको इंडिविजुअल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरीज का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग प्रोविजन दे रखा है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो सर जो इंडिविजुअल क्लाइंट हमारे पास आया वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। एक बार आपने वो डिटरमाइन कर लिया, आफ्टर दैट यू कैन डिटरमाइन सर वो आर एंड ओ आर है, आर बट एन ओ आर है, या फिर एन आर है। सर यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल क्लाइंट मेरे पास आता है, मैं चेक करूंगा सर ये स्पेशल कैटेगरी वाला है, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाला है, या जनरल कैटेगरी वाला है। जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी और अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। सर ये सब क्या है? ये सब क्या है सर? व्हाट इज दिस जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी? यस सर, लेट्स स्टार्ट विथ स्पेशल कैटेगरी। सर स्पेशल कैटेगरी में ना तीन टाइप के इंडिविजुअल कवर होते हैं। सबसे पहले इंडियन सिटीजन, लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। एक इंडियन सिटीजन जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर जा रहा है, और इंडिया छोड़ने का उसका पर्पस क्या है? सर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर इंडिया के बाहर उसका जॉब लग गया है, इसीलिए ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर वो इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर जा रहा है। ही मस्ट बी ए इंडियन सिटीजन। ओके सर, पहला। नेक्स्ट इंडियन सिटीजन हु इज ए क्रू मेंबर
of a Indian ship that leaves India during the previous year। सर एक इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर है एक इंडियन शिप का, और वो इंडियन शिप इंडिया छोड़ रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर इंडियन शिप इंडिया क्यों छोड़ रहा है? अरे इंडियन शिप है, वो इंडियन पोर्ट को छोड़ के किसी फॉरेन पोर्ट में जा रहा होगा, किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा होगा। बराबर। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन origin who is settled outside India and visit India during the previous year and having total Indian income exceeding total Indian income up to 15 lakhs। ओके, क्या लिखा सर मैंने? सबसे पहले मैंने लिखा इंडियन सिटीजन। ओके, इंडियन सिटीजन के बाद इधर मैंने लिखा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर ऊपर के जो 2 पॉइंट थे सर वहां पर मैंने सिर्फ इंडियन सिटीजन लिखा था, बट यहां पर मैंने लिखा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स सर आइदर ये पर्सन खुद या फिर इसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स ये पर्सन खुद या फिर इसके आइदर ऑफ द पेरेंट्स और आइदर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। सर दे विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो ए इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर सेटल्ड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो इंडिया घूमने आता है और उसका जो टोटल इंडियन इनकम है दैट इज अप टू 15 lakhs। सर टोटल इंडियन इनकम क्या है? सर इंडियन इनकम तो अपने को मालूम था। इंडियन इनकम क्या था भाई? इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड अराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया। सर ये तो था आपका इंडियन इनकम। टोटल इंडियन इनकम क्या था? इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप्ड इन इंडिया। सर ये था आपका टोटल इंडियन इनकम। अगर उसका टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है, इन दैट केस सर वो स्पेशल कैटेगरी में कवर होगा। लेकिन सर क्या हो अगर उसका टोटल इंडियन इनकम एक्सीड करता है 15 lakhs को? इन दैट केस सर वो बनने वाला है आपका अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाला इंडिविजुअल। ओके सर, अब लिख देते हैं उसको भी यहां पर। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन origin who is settled outside India and visit India during the previous year and having total Indian income exceeding 15 lakhs। सर ये आ गया आपका अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी। अब सर बताइए सर जनरल कैटेगरी में कौन आएगा? सर एनी इंडिविजुअल जो स्पेशल या फिर अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होता सर वो जनरल कैटेगरी में कवर होने वाला है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अदर individuals not covered under special or ultra special कैटेगरी। सर जो स्पेशल और अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होंगे सर वो आ जाएंगे आपके जनरल कैटेगरी में। ओके सर, अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया? सर रेसिडेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिविजुअल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है आपका आर एंड ओ आर, एक है आपका आर बट एन ओ आर और एक है आपका एन आर।
सर ये डिटरमाइन करने से पहले कि जो मेरा इंडिविजुअल क्लाइंट है वो आर एंड ओ आर है, आर बट एन ओ आर है या फिर एन आर है, पहले तो ये चेक करो सर वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, बिकॉज अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग प्रोविजन दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले देख लो सर अपना जो इंडिविजुअल क्लाइंट है वो जनरल कैटेगरी वाला है, वो स्पेशल कैटेगरी वाला है या अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाला है। अकॉर्डिंगली हम प्रोविजन को इंप्लीमेंट करके ये डिटरमाइन करेंगे दैट उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ओके सर, स्टार्ट करते हैं विथ जनरल कैटेगरी। सर अगर अपना जो इंडिविजुअल क्लाइंट है अगर सर अपना जो इंडिविजुअल क्लाइंट है वो जनरल कैटेगरी वाला इंडिविजुअल है, सर इन दैट केस उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? सर सबसे पहले हम यहाँ पर लेवल 1 का टेस्टिंग करेंगे। सर यहाँ पर सबसे पहले लेवल 1 का टेस्टिंग करेंगे। सर लेवल 1 में हम क्या चेक करने वाले हैं? सर लेवल 1 में हम चेक करने वाले हैं वो आर है और एन आर है, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, सर ये हम चेक करने वाले हैं लेवल 1 में। ओके, तो अगर सर ये जनरल कैटेगरी वाले इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनना है, सर इन दैट केस दो कंडीशन है, दो में से कोई एक कंडीशन उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। सर क्या है वो दो कंडीशन? पहला, स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन करेंट प्रीवियस ईयर। करेंट प्रीवियस ईयर में अगर उसका स्टे इन इंडिया 182 days और मोर है, अगर वो ये कंडीशन कंप्लाई कर लेता है तो वो बन गया रेसिडेंट। मैंने बोला था सर दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक कंप्लाई करना है। सर ये तो एक कंडीशन हुआ। दूसरा, स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in current previous year and stay in India for 365 days or more in last 4 preceding previous year। ओके सर ये जो आपका सेकंड कंडीशन है ना, सर ये सेकंड कंडीशन के अंदर दो कंडीशन है। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 60 days और मोर हो, एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 365 days और मोर हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर? करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो आपके 4 प्रीवियस ईयर हैं, उस 4 प्रीवियस ईयर में सर उसका स्टे इन इंडिया 365 days और मोर होना चाहिए। सर अगर वो ये वाले कंडीशन को भी कंप्लाई कर लेता है, इन दैट केस वो रेसिडेंट बन जाएगा। सर दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना है, कोई एक को अगर वो कंप्लाई कर लिया तो भाई बन गया रेसिडेंट। लेकिन सर अगर दोनों में से वो कोई सा भी कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाता, इन दैट केस उस जनरल कैटेगरी इंडिविजुअल को हम बोलने वाले हैं नॉन रेसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर। हो गया सर। नेक्स्ट, अब सर लेवल 1, लेवल 1 के बाद आएगा लेवल 2। सर लेवल 2 में जाएंगे को? सर देखो, जो नॉन रेसिडेंट बन गया उसका सफर तो यहीं समाप्त। जो नॉन रेसिडेंट बन गया, सर कौन बनेगा नॉन रेसिडेंट? जो ये दोनों में से कोई सा भी कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाता, सर वो बन गया नॉन रेसिडेंट, और जो बन गया नॉन रेसिडेंट सर उसका सफर वहीं समाप्त। लेकिन जो बन गया रेसिडेंट, दोनों में से कोई एक कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन को कंप्लाई करके जो बन गया रेसिडेंट, अब अपने को चेक करना पड़ेगा सर ये रेसिडेंट तो बन गया, बट ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। फॉर दैट अपने को जाना पड़ेगा लेवल 2 में। चलो सर, अब लेवल 2 में अपने को चेक करना है जो अपना रेसिडेंट है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सर वो क्या है अपने को ये चेक करना है। ओके सर, अगर उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, अगर उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, सर यहां पर दो कंडीशन है और दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। सर पहला कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 730 days और मोर होना चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर? सर करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के, जो अपना करंट प्रीवियस ईयर है 25-26, उसको छोड़ के उससे पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दैट पीरियड उसका स्टे इन इंडिया 730 days और मोर होना चाहिए।
ओके सर, ये हुआ पहला कंडीशन। सर यहाँ पर तो दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करना है, तो इसीलिए बीच में लिखूंगा एंड। सर दूसरा कंडीशन, ही शुड बी ए resident at least for 2 previous year in last 10 preceding previous year। जो तुम्हारे लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दोस 10 प्रीवियस ईयर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आर होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर। सर अगर वो ये दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करता है, ध्यान रखना एंड लिखा हूं, दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करता है, इन दैट केस सर वो बनेगा आर एंड ओ आर। सर अगर वो एक कंप्लाई करता है और एक कंप्लाई नहीं कर पाता, या फिर इसको कंप्लाई करता है इसको कंप्लाई नहीं कर पाता, या फिर दोनों को ही कंप्लाई नहीं कर पाता, सर इन दैट केस वो बनेगा आर बट एन ओ आर, ही विल बी कंसिडर्ड एज आर बट एन ओ आर। ओके सर, हो गया, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट आते हैं सर स्पेशल कैटेगरी के ऊपर। सर अगर अपना जो इंडिविजुअल क्लाइंट है सर वो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करता है, सर कौन से इंडिविजुअल फॉल करते हैं स्पेशल कैटेगरी में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर अगर मेरा इंडिविजुअल क्लाइंट इन स्पेशल कैटेगरी में फॉल करता है, सर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके सर, यहाँ पर भी पहले तो सर लेवल 1 का टेस्टिंग करेंगे। सर लेवल 1 में क्या चेक करेंगे, सर ये जो स्पेशल कैटेगरी वाला इंडिविजुअल है ये आर है और एन आर है। सर अगर यहां पर उसे आर रेसिडेंट बनना है, सर एक कंडीशन है, अगर वो एक कंडीशन कंप्लाई किया तो रेसिडेंट, अगर कंप्लाई नहीं कर पाया तो नॉन रेसिडेंट। सर क्या है वो इकलौता कंडीशन, सर ये 182 डेज वाला, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन करेंट प्रीवियस ईयर। दोबारा लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। सर यहाँ पर ये इकलौता कंडीशन है, अगर ये इकलौता कंडीशन वो कंप्लाई करता है तो भाई बन गया अपना रेसिडेंट, अगर कंप्लाई नहीं कर पाता तो भाई बन गया अपना नॉन रेसिडेंट। अब अगर भाई इस कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाता, भाई बन गया नॉन रेसिडेंट और उसका सफर यहीं समाप्त। लेकिन अगर भाई ये कंडीशन को कंप्लाई कर लेता है, भाई बन गया रेसिडेंट, अब जाएगा वो लेवल 2 में, ताकि लेवल 2 में हम ये डिटरमाइन कर सके सर ये जो रेसिडेंट है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। चलो चलते हैं लेवल 2 में। लेवल 2, सर लेवल 2 में अपने को चेक करना है कि सर ये जो रेसिडेंट है ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सर अब अगर इस रेसिडेंट को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस सर दो कंडीशन है और वो दोनों के दोनों कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। सर क्या है वो दो कंडीशन, सर ये रहे वो दो कंडीशन, ये रहे सर वो दो कंडीशन। सर जो जनरल कैटेगरी के लेवल 2 में पढ़े थे वही दो कंडीशन, यस वही दो कंडीशन सर, वही 730 डेज वाला एंड रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर इन लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर ये दो कंडीशन है, वही सेम दो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस को अगर वो कंप्लाई करता है दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा, इन दैट केस आर एंड ओ आर। अगर एक कंप्लाई करता है और एक कंप्लाई नहीं कर पाता या फिर दोनों ही कंप्लाई नहीं कर पाता, सर इन दैट केस आर बट एन ओ आर। ठीक है, चलो सर ये हो गया आपका स्पेशल कैटेगरी का। अब चलते हैं सर अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी के ऊपर। सर अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कौन कवर्ड था, सर अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में कवर्ड था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैविंग टोटल इंडियन इनकम एक्सीडिंग 15 lakhs। ओके सर, अभी जो अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाला इंडिविजुअल है ना, अब अपने को चेक करना है सर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टार्ट करते हैं सर लेवल 1 से। सर अपने को चेक करना है ये अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाला जो इंडिविजुअल है सर ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सर अगर ये अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाले इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनना है, सर इन दैट केस सर यहाँ पर दो कंडीशन है, दो में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना है, दो में से अगर कोई एक कंडीशन वो कंप्लाई कर लिया भाई बन जाएगा अपना रेसिडेंट। सर क्या है वो दो कंडीशन, सर पहला तो वो 182 डेज वाला ही है, उसको तो सर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
पहला कंडीशन, अगर करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, इन दैट केस भाई बन जाएगा अपना रेसिडेंट। सर ये पहला कंडीशन। और या तो वो इसको कंप्लाई कर ले या फिर वो ये दूसरा कंडीशन कंप्लाई कर ले, स्टे इन इंडिया फॉर 120 days or more in current previous year and stay in India for 365 days or more in last 4 preceding previous year। सर करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया, जस्ट हेलो, କ୍ଲାସରେ ଅଛି, ମୁଁ ପଛରେ କଲ୍ କରୁଛି। सॉरी, क्या करें, घर से कॉल आ गया, मोबाइल मैंने साइलेंट नहीं किया था, सॉरी। ओके, यस सर, सेकंड कंडीशन करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया 120 डेज और मोर होना चाहिए एंड लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, सर करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर है ड्यूरिंग दैट पीरियड उसका स्टे इन इंडिया 365 डेज और मोर होना चाहिए। सर अगर ये दोनों को वो कंप्लाई कर लेता है, इन दैट केस हम बोलेंगे सर वो सेकंड कंडीशन को कंप्लाई कर लिया, और अगर वो ये सेकंड कंडीशन को भी कंप्लाई कर लेता है, इन दैट केस ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। या तो वो ये पहला कंडीशन को कंप्लाई कर ले 182 डेज वाला, या फिर वो ये दूसरे कंडीशन को कंप्लाई कर ले 120 डेज एंड 365 डेज वाला। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो कंप्लाई कर लेगा तो भाई बन जाएगा अपना रेसिडेंट। सर अगर ये दोनों में से कोई सा भी कंडीशन को वो कंप्लाई नहीं कर पाता, पहला भी कंप्लाई नहीं कर पाता, दूसरा भी कंप्लाई नहीं कर पाता, इन दैट केस भाई बनेगा अपना नॉन रेसिडेंट। बराबर। अभी यहां पर एक ट्विस्ट है, जरा ध्यान से समझना। भाई अगर नॉन रेसिडेंट बन गया फिर तो सर कोई दिक्कत वाला बात नहीं, उसका सफर वहीं समाप्त है। लेकिन भाई अगर रेसिडेंट बना, सर रेसिडेंट बना तो यही होता है ना, अगर वो रेसिडेंट बना तो अपने लेवल 2 में जाएंगे, चेक करेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बट यहां पर एक पॉइंट है आपको ध्यान रखने लायक, भाई समझना, अगर वो ये सेकंड वाले कंडीशन को कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है, अगर वो ये सेकंड वाले कंडीशन, सर मैं कौन से इंडिविजुअल का बात कर रहा हूं, सर मैं अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाले इंडिविजुअल का बात कर रहा हूं। सर अगर वो ये सेकंड पॉइंट को कंप्लाई करके, अगर वो ये सेकंड पॉइंट को कंप्लाई करके रेसिडेंट बन रहा है, इन दैट केस सर वो डायरेक्टली बनेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर अपने को लेवल 2 में जाने का जरूरत नहीं है। सर अगर ये अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाला इंडिविजुअल इस सेकंड पॉइंट को कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है, सर वो डायरेक्टली बनेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अपने को लेवल 2 में जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर वो ये पहले वाले कंडीशन को कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है, तो अगर वो ये 182 डेज वाला जो कंडीशन है इसको कंप्लाई करके अगर वो रेसिडेंट बनता है, तो इन दैट केस सर अपने को लेवल 2 में जाना पड़ेगा टू डिटरमाइन सर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। लेट्स गो टू लेवल 2 ताकि हम डिटरमाइन कर पाए सर वो आर एंड ओ आर है और आर बट एन ओ आर है। आई होप इट इज क्लियर। सर इन केस ऑफ अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल अपने को लेवल 2 में कब जाना है, सर अगर वो ये पहले वाले कंडीशन को कंप्लाई करके रेसिडेंट बना है, इन दैट केस लेवल 2 में जाएंगे। अगर वो ये दूसरे वाले कंडीशन को कंप्लाई करके रेसिडेंट बना है, डायरेक्टली हम उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। ओके चलो सर, अभी लेवल 2 में अपने को डिटरमाइन करना है वो आर एंड ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है। सर कैसे डिटरमाइन करेंगे, सर दो कंडीशन से, दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करेगा तो आर एंड ओ आर, अदरवाइज आर बट एन ओ आर। सर क्या है वो दो कंडीशन, सर वही सेम दो कंडीशन, वही सर सेम दो कंडीशन। एक तो वो 730 डेज वाला और एक आपका रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर इन लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वही सेम दो कंडीशन। इट मीन सर चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे आपका स्पेशल कैटेगरी हो, चाहे अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी हो, इन ऑल द कैटेगरीज सर लेवल 2 के जो कंडीशन है सर वो तो सेम ही है, बराबर है, बिल्कुल सेम है। ओके चलो, आई होप यहां तक आपको पूरा क्लैरिटी है। अच्छा देखो, जो मेरे से क्लास किए और जो ये वीडियो देख रहे हैं सर उनको तो ये ऑलरेडी मालूम ही होगा सर, ये जो जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी, दिस वर्डिंग्स आर नॉट रिटन इन लॉ।
ये मेरा वर्डिंग है लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, और मैंने आपको ये क्लास में भी बता रखा है सर, इसको हमें एग्जाम में नहीं लिखना। जब हमें क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी नहीं लिख सकते। और इनको बिना लिखे आंसर कैसे बनाना है वो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में बता रखा हूँ, बराबर। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे से क्लास नहीं लिया है और ये लेक्चर देख रहा है, भाई प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। इन वर्डिंग को आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सर, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री, डीम्ड रेसिडेंसी। चलो सर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सर डीम्ड रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता था? डीम्ड रेसिडेंट सर, सबसे पहले तो यहाँ पर 3 कंडीशंस थे। पहला, आपका जो क्लाइंट है वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सिर्फ इंडियन सिटीजन लिखा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, टोटल इंडियन इनकम शुड एक्सीड 15 लाख। सर उसका जो टोटल इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। एंड सच इंडिविजुअल इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस। जिस भी कंट्री में सर वो रहता है उस कंट्री में ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स। सर अगर वो ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करता है, अगर वो ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करता है, आपका एक इंडिविजुअल क्लाइंट है सर, वो इंडियन सिटीजन है, ओके, उसका जो टोटल इंडियन इनकम है सर वो एक्सीड करता है 15 लाख को, ओके, एंड नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज रेसिडेंस एंड डोमिसाइल। सर अगर वो ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करता है, भले ही आपका वो इंडिविजुअल क्लाइंट एक दिन के लिए भी इंडिया नहीं आया है, सर हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। भले ही वो एक दिन के लिए इंडिया नहीं आया है, वो इंडिया आया ही नहीं है, वो इंडिया के बाहर ही था पूरे साल भर के लिए, फिर भी सर हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। अच्छा सर उसको रेसिडेंट मान रहे हो, चलो समझा, किस टाइप का रेसिडेंट सर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट? सर वो डायरेक्टली बनेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर ऊपर के हमने जो प्रोविजंस पढ़ा उसको डिस्कार्ड करते हुए हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे और वो बनेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेसिडेंसी। सर यहाँ पर हमने सब कुछ समझा, बस एक चीज बता दो सर, ये नॉट लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है? पहले समझते हैं सर, लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबल टू टैक्स? सर लाइबल टू टैक्स इन एनी कंट्री मीन्स जिस भी कंट्री में आपका वो इंडिविजुअल क्लाइंट रहता है सर, उस कंट्री में इनकम टैक्स लॉ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनकम टैक्स लॉ आपके इंडिविजुअल क्लाइंट का इनकम टैक्स लाइबिलिटीज बनता है। सर अगर ये दो चीजें टिक हैं, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द पर्सन इज लाइबल टू टैक्स। सर नॉट लाइबल टू टैक्स मीन्स, इन दैट केस सर नॉट लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या हुआ? अपने को चाहिए नॉट लाइबल टू टैक्स। नॉट लाइबल टू टैक्स मीन्स ये पर्सन जिस भी कंट्री में रहता है सर, उस कंट्री में इनकम टैक्स लॉ है ही नहीं, इनकम टैक्स लॉ है ही नहीं, इन दैट केस ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉट लाइबल टू टैक्स। सर लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या है? सर जिस भी कंट्री में वो रहता है उस कंट्री का इनकम टैक्स लॉ है, जैसे अपने इंडिया का इनकम टैक्स लॉ है, जिस भी कंट्री में वो रहता है उस कंट्री में इनकम टैक्स लॉ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनकम टैक्स लॉ उस पर्सन का उस कंट्री में इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनता है। इन दैट केस वी विल कंसिडर हिम एज लाइबल टू टैक्स। सर नॉट लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या है? सर जिस भी कंट्री में वो रहता है उस कंट्री में इनकम टैक्स लॉ है ही नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस किया, इनकम टैक्स लॉ है ही नहीं, इन दैट केस नॉट लाइबल टू टैक्स। सर अब मुझे एक सिचुएशन का जवाब दो, सर क्या हो अगर अपना जो क्लाइंट है, अपना जो इंडिविजुअल है, सर वो जिस कंट्री में रहता है ना, उस कंट्री में इनकम टैक्स लॉ है, उस कंट्री में अकॉर्डिंग टू दैट इनकम टैक्स लॉ हमारे क्लाइंट का इनकम टैक्स लाइबिलिटीज भी बनता है, बट दिस इनकम टैक्स लाइबिलिटीज
इज एग्जेम्प्ट फॉर आवर क्लाइंट। दोबारा रिपीट करता हूँ सर, अपना क्लाइंट जिस भी कंट्री में रहता है सर, उस कंट्री में इनकम टैक्स लॉ है सर। अकॉर्डिंग टू दिस इनकम टैक्स लॉ हमारे क्लाइंट का उस कंट्री में इनकम टैक्स लाइबिलिटीज बनता है सर, बट दिस इनकम टैक्स लाइबिलिटीज हैज बीन एग्जेम्प्ट ड्यू टू सम रीजन। हमारे क्लाइंट का उस कंट्री में जो भी इनकम टैक्स लाइबिलिटीज बनता है सर, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है सर। इन दैट केस आप उसको लाइबल टू टैक्स बोलोगे या नॉट लाइबल टू टैक्स बोलोगे? बिल्कुल सर, उसको हम लाइबल टू टैक्स बोलेंगे, और अगर वो लाइबल टू टैक्स है सर, उसके ऊपर डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाले। ये तब एप्लीकेबल होता है व्हेन देर इज ए सिचुएशन ऑफ नॉट लाइबल टू टैक्स। आई होप इट इज क्लियर। क्लास में सर मैंने एग्जांपल दिया था कंट्री एक्स वाला, याद आया? ओके, मालूम है याद नहीं आया होगा। चलो क्लास वाला जो एग्जांपल है वही वाला एग्जांपल मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूँ। चलो आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये सेम एग्जांपल हमने क्लास में लिया था। चलो सर, सबसे पहले तो एक बार यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स दिया है मिस्टर ए बी सी और डी का। एक बार इनको देखो और मुझे बताओ सर ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और मुझे इनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और मुझे इनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ और कैटेगरी बताओ। क्या है सर, सब कुछ तो लिखा हुआ है बराबर। मिस्टर है आपका स्पेशल, सॉरी मिस्टर है आपका अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी में जाएगा, बी जाएगा स्पेशल में, सी जाएगा अल्ट्रा स्पेशल में एंड डी जाएगा अल्ट्रा स्पेशल में। ठीक है सर, इग्नोरिंग अभी के लिए हम थोड़ा सा डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन को अगर हम साइड में रखें सर, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर 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 सबका एनआर बनता है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेना भाई। ओके, ये एनआर बनता है। ओके सर, एक बार हम चेक करते हैं सर, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर आ रहा है, बट क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए क्या डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन के थ्रू इनका रेसिडेंशियल स्टेटस आर हो सकता है? एक बार चेक करते हैं सर। उसके लिए सर इन्हें 3 कंडीशन का अप्लाई करना पड़ेगा सर। मिस्टर ए से स्टार्ट करते हैं। सर क्या थे 3 कंडीशन? एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा टोटल इंडियन इनकम शुड एक्सीड 15 लाख, एंड तीसरा क्या था? नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। ओके सर, मिस्टर ए से स्टार्ट करते हैं। सर इंडियन सिटीजन, बिल्कुल सर, कंप्लाइड। दूसरा, टोटल इंडियन इनकम शुड एक्सीड 15 लाख, कंप्लाइड सर। नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। सर ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए का बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है सर? यूके में। यूके का अपना इनकम टैक्स लॉ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनकम टैक्स लॉ मिस्टर ए का यूके में टैक्स लाइबिलिटीज बनता होगा। इन दैट केस सर वो थर्ड कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, और अगर वो थर्ड कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है सर, डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन में वो कवर नहीं होने वाला, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर का एनआर ही रहेगा। खत्म। नेक्स्ट सर, बी पे आते हैं, मिस्टर बी पे। सर इंडियन सिटीजन, बिल्कुल सर, कंप्लाइड। दूसरा, टोटल इंडियन इनकम शुड एक्सीड 15 लाख, सर उसका नहीं हो रहा है। एंड सर जॉब कहाँ पर कर रहा है या फिर बिजनेस कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए का सर अपना इनकम टैक्स लॉ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनकम टैक्स लॉ ऑफ यूएसए मिस्टर बी का यूएसए में इनकम टैक्स लाइबिलिटीज बन रहा होगा। सर वो तीसरा कंडीशन भी कंप्लाई नहीं कर पा रहा है। इन दैट केस सर वो डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजन में कवर नहीं होने वाला। क्या बनेगा सर? वो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट ही रहेगा सर, चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर सी का बात करते हैं। सर इंडियन सिटीजन, कंप्लाइड सर। टोटल इंडियन इनकम शुड एक्सीड 15 लाख, कंप्लाइड सर। प्लेस ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है सर? दुबई में है। एंड ये तो भाई जनरल नॉलेज है, ये आप लोगों को भी मालूम होगा सर, दुबई इज ए टैक्स हेवन। दुबई का इनकम टैक्स लॉ है ही नहीं, दुबई में इनकम टैक्स लगता ही नहीं है सर। थर्ड कंडीशन भी कंप्लाइड। यहाँ पर सर अपना जो इंडिविजुअल क्लाइंट है सर, वो इंडियन सिटीजन भी है, उसका जो टोटल इंडियन इनकम है सर वो एक्सीड करता है 15 लाख। एंड सर जिस भी कंट्री में वो रिसाइड करता है, जिस भी कंट्री में उसका बिजनेस है, उसका एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर उसका लाइबिलिटी टू टैक्स है ही नहीं। ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई। सर तीनों कंडीशन कंप्लाई होता है, और अगर तीनों कंडीशन वो कंप्लाई होता है, भले ही जनरल प्रोविजन के हिसाब से उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर आया था, उसको हम इग्नोर करेंगे। हम उसको कंसिडर करने वाले हैं आर बट एनओआर। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ डीम्ड रेसिडेंसी हम उसको कंसिडर करने वाले हैं आर बट एनओआर। नेक्स्ट सर, डी। सर डी इंडियन सिटीजन, हाँ सर डी इंडियन सिटीजन है। दूसरा, टोटल इंडियन इनकम शुड एक्सीड 15 लाख, बिल्कुल सर वो कंडीशन भी कंप्लाइड सर। थर्ड कंडीशन सर, प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है सर? प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कंट्री एक्स। मैंने आपको बताया था क्लास में, जब मैंने ये एग्जांपल दिया था तब मैंने आपको बताया था सर, ये जो अपना कंट्री एक्स है ना, ये ऐसा एक कंट्री है जहां पर इंडियन सिटीजन्स का
इनकम टैक्स लाइबिलिटीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। सर कंट्री एक्स में इनकम टैक्स लॉ है, बिल्कुल सर कंट्री एक्स में इनकम टैक्स लॉ है, बट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ ऑफ कंट्री एक्स इंडियन सिटीजन के इनकम टैक्स लाइबिलिटीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो मुझे बताओ मिस्टर डी is liable to tax in country X or not? बिल्कुल सर, he will be considered as a liable to tax। और अगर हम उसको liable to tax कंसिडर कर रहे हैं सर, डीम्ड रेसिडेंसी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला और वो एनआर का एनआर ही रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है सर, एक सेकंड, आपने तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया आप अपने एजम्पशन के बेसिस में सॉल्व किए। आप एज्यूम किए कि यूके में इनकम टैक्स लॉ है, यूएसए में इनकम टैक्स लॉ है, दुबई में इनकम टैक्स लॉ नहीं है। सर ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ये सब क्लियरली लिखा हुआ आएगा, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये जो आपका डीम्ड रेसिडेंसी वाला प्रोविजन है ना सर, डीम्ड रेसिडेंसी वाला प्रोविजन क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है दैट द इंडिविजुअल इज नॉट लाइबल टू टैक्स, और द इंडिविजुअल जिस कंट्री में वो रिसाइड करता है दैट कंट्री इज ए टैक्स हेवन, अगर इस टाइप का वर्डिंग है देन बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको डीम्ड रेसिडेंसी के कंडीशंस चेक करना पड़ेगा। देयर इज अ वेरी हाई चांस शायद डीम्ड रेसिडेंसी के जो प्रोविजन है वो उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके सर, एक चीज रह गया बस अपना, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, सर वो डिस्कस कर लेते हैं। सर वो एक बार मैं यहीं से डिस्कस करवा लेता हूँ, अब उसको क्या लिखाऊं। सर एचयूएफ के केस में ना, एचयूएफ का केस में सर बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आपको चेक करना है कंट्रोल और मैनेजमेंट। सर अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है, होली और पार्टली इन इंडिया है सर, वो बनेगा रेसिडेंट। लेकिन सर अगर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, इन दैट केस सर ये बनेगा नॉन रेसिडेंट। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब क्या? सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब वो जगह जहां पर हेड एंड ब्रेन ऑफ एचयूएफ इज सिचुएटेड। सर जहां पर एचयूएफ के हेड एंड ब्रेन सिचुएटेड है, जहां से वो सारे बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, सर वहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएट करता है। सर एचयूएफ के हेड एंड ब्रेन कौन होते हैं? सर एचयूएफ के हेड एंड ब्रेन होते हैं कर्ता एंड अदर सीनियर मेंबर। सो कर्ता एंड अदर सीनियर मेंबर जहां से बैठ के सारे बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जो डिसीजंस जरूरी है वो डिसीजंस ले रहे हैं, सर दैट इज द प्लेस वेयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। सर अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है रेसिडेंट, अगर होली आउटसाइड इंडिया है इन दैट केस नॉन रेसिडेंट। सर ये तो हो गया। अब अगर अपने को ये डिटरमाइन करना है सर जो ये रेसिडेंट एचयूएफ है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सर उसके लिए क्या करेंगे? सर यहाँ पर तो एक बहुत बढ़िया चीज बोला है, उसके लिए आप ये चेक करो सर एचयूएफ का जो करता है ना, क्या करता लेवल 2 के वो दो कंडीशंस को कंप्लाई करता था। सर लेवल 2 के कौन से दो कंडीशंस? सर जो वो एक जो 730 डेज वाला था और एक था रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट एटलीस्ट फॉर 2 प्रीवियस ईयर इन लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर अगर करता ये दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करता है, बोथ दोनों के दोनों कंडीशन को कंप्लाई करता है, इन दैट केस दैट रेसिडेंट एचयूएफ विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बराबर। सर लेवल 2 जो है ना सर उसका जो सेक्शन नंबर है दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के जो दो कंडीशन है अगर वो दोनों के दोनों कंडीशन को करता कंप्लाई करता है, इन दैट केस the HUF will be considered as resident and ordinary resident, otherwise the HUF will be considered as resident but not ordinary resident। ठीक है, चलो अच्छा और कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ बस। सर एक तो ये है कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्टे इन इंडिया का कैलकुलेशन करेंगे, डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल, सर उसको स्टे इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा। डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल सर उसको स्टे इन इंडिया ही कंसिडर किया जाएगा। भले ही जो अपना क्लाइंट है सर वो 11:55 को इंडिया आया, रात 11:55 को वो इंडिया में लैंड किया है, तो सर जिस दिन वो इंडिया अराइव किया सर उस दिन वो इफेक्टिवली इंडिया में कितना टाइम रुका है? सर 5 मिनट रुका है। मैटर नहीं करता सर, उसको हम स्टे इन इंडिया ही कंसिडर करेंगे। सर दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। डेट ऑफ डिपार्चर डेट ऑफ अराइवल विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया ओनली। ओके सर, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने ग्रुप में एक एमसीक्यू दिया था और बहुत सारे लोग इसमें फंसे थे भाई। अगर अपना जो इंडिविजुअल क्लाइंट है, इफ ही इज ए मेंबर ऑफ ए इंडियन शिप, इफ ही इज ए मेंबर ऑफ ए
इंडियन शिप, इन दैट केस सर जिस दिन वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन करता है टू ज्वाइन द शिप, एंड जिस दिन वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन करता है टू लेफ्ट द शिप, टू लीव द शिप, सर ये दोनों डेट के बीच में जितने भी डेज आएंगे इंक्लूडिंग दिस टू डेट विल बी कंसिडर्ड एज स्टे आउटसाइड इंडिया। दोबारा रिपीट करता हूं सर, जिस दिन उसने कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया टू ज्वाइन द शिप, जिस दिन वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया टू लीव द शिप, ये दोनों डेट के बीच में जितने भी डेज आएंगे इंक्लूडिंग दिस टू डेट विल बी कंसिडर्ड एज स्टे आउटसाइड इंडिया। स्टे आउटसाइड इंडिया सर अपने को क्या चाहिए, स्टे इन इंडिया। सर स्टे इन इंडिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, 365 डेज से इसको माइनस कर लेंगे, दैट विल बी योर स्टे इन इंडिया, जिसको आपको यूज करना है टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। आई होप इट इज क्लियर। एंड सर टोटल इंडियन इनकम ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। यस, बस और एक पॉइंट सर, ये डीम्ड रेसिडेंसी में ना, अच्छा डीम्ड रेसिडेंसी में एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर आपका जो इंडिविजुअल क्लाइंट है सर वो ऊपर के जनरल प्रोविजन के हिसाब से, सर जनरल प्रोविजन आप कौन से प्रोविजन को बोल रहे हैं सर, ये जो हमने पढ़ा जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, अल्ट्रा स्पेशल कैटेगरी, सर ये ऊपर का जो जनरल प्रोविजन है, अगर अकॉर्डिंग टू दो जनरल प्रोविजन सर आपका इंडिविजुअल क्लाइंट जो है अगर वो रेसिडेंट बन रखा है सर, क्या उस केस में हम डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजंस का यूज करेंगे? क्यों सर? सर अगर ऊपर के प्रोविजंस के हिसाब से हमारे क्लाइंट का रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर है, ऊपर के प्रोविजंस के हिसाब से अगर हमारे क्लाइंट का रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर है सर, इन दैट केस हम चेक करेंगे क्या वो डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहा है। अगर वो कंप्लाई कर लेगा सर, इन दैट केस वो एनआर के जगह बन जाएगा आर बट एनओआर। सर अगर जनरल प्रोविजन के हिसाब से वो ऑलरेडी रेसिडेंट है सर, मैं डीम्ड रेसिडेंसी की तरफ क्यों ही आऊंगा, है ना? ओके। However, this provision, deemed residency के जो provisions है, will not apply in case of individual who is a resident of India in previous year as per सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, लेवल 1 का बात कर रहा है। ओके, अगर ऊपर के प्रोविजंस के हिसाब से, जनरल प्रोविजंस के हिसाब से वो रेसिडेंट है सर, इन दैट केस आपको डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजंस की तरफ आने का जरूरत नहीं है सर। अगर जनरल प्रोविजंस के हिसाब से वो नॉन रेसिडेंट है, इन दैट केस हम एक बार चेक करेंगे कहीं वो डीम्ड रेसिडेंसी के प्रोविजंस के तहत रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नहीं बन रहा है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। चलो, थैंक यू।